डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के इस वीडियो में आज हम फिजिक्स के पेपर फर्स्ट का टॉपिक स्थितिज ऊर्जा वक्र तथा कण की गति की विवेचना का अध्ययन करेंगे। तो किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में कण किस प्रकार से गति करता है, उसकी गति की विवेचना आज के इस वीडियो में हम करेंगे। डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने स्थितिज ऊर्जा वक्र की विवेचना, डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है वो हमने किया था। तो हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब किसी बल क्षेत्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा u व स्थिति x में वक्र जो है, ग्राफ जो है वो चित्रानुसार खींचा जाता है, अकॉर्डिंग टू फिगर होता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस वक्र के किसी भी बिंदु पर कण पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस बिंदु के ऊपर उस वक्र की प्रवणता या स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब स्थितिज ऊर्जा x के साथ में घटती है तो कण पर लगने वाला बल जो है वो धनात्मक x दिशा में लगता है, और हम कह रहे हैं कि जब स्थितिज ऊर्जा ux, पोटेंशियल एनर्जी ux जब x के बढ़ने पर इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो बल जो है वो ऋणात्मक x दिशा में लगता है। साथ ही हमने कहा था हमारे पास 3 पॉइंट थे, P1 P2, P1 P2 और P3। P1 P2 P1 और P3 पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम मिनिमम होता है, और यहाँ P2 पर पोटेंशियल एनर्जी का मान मैक्सिमम है। तो इन तीनों स्थितियों को P1 P2 P3 को हमने संतुलन की स्थितियाँ नाम दिया था, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमने क्यों कहा था, क्योंकि इन तीनों स्थितियों पर कण पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं परिबद्ध क्षेत्र या विभव कूप तथा बंधित अवस्थाएं, बाउंड रीजन और पोटेंशियल वेल एंड बाउंड स्टेट। हमने कहा माना बिंदु P1 पर विराम अवस्था में स्थित कण को कुछ ऊर्जा देकर इस बिंदु से थोड़ा विस्थापित किया जाता है। तो हमने कहा बिंदु P1 पर कण स्थित है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसको हमने कुछ इस ऊर्जा देकर, कुछ एनर्जी दी हमने, और एनर्जी देकर हम इसको विस्थापित कर देते हैं और विस्थापित करके इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हम यहाँ इस पोजीशन के ऊपर इसे लेकर गए और हमने इसे क्या किया, रिलीज कर दिया। तो हम देखते हैं कि पार्टिकल जो है इसके ऊपर एक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो कार्य करता है, जो वापस इसे बिंदु P1 की ओर ले जाता है, तथा कण की कुल ऊर्जा E का मान उसके न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा मान U0 के मान से अधिक हो जाता है। यदि कण की कुल ऊर्जा E है, तो हमने कहा यहाँ अगर हम पॉइंट P1 की बात करें तो यहाँ कण की कुल ऊर्जा E जो है वो पोटेंशियल एनर्जी U0 के बराबर है, जो कि कितनी है, न्यूनतम। अब हमने इसको कुछ ऊर्जा दी, कुछ ऊर्जा देकर हम रिलीज कर रहे हैं, तो अब टोटल एनर्जी E जो है, टोटल एनर्जी E जो है ये बड़ी हो गई U0 से। ठीक है, जैसे यहाँ पर U0 थी, यहाँ बढ़कर कितनी हो गई, ये इतनी हो गई U0 का मान, ये यहाँ ये U0 है, ये हमारी E हो गई, तो E इज ग्रेटर देन U0। कण की कुल ऊर्जा E, जिसे चित्र में क्षैतिज रेखा MN से प्रदर्शित किया गया है। तो कण की कुल ऊर्जा E, जिसे हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है MN, इससे रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर ये कण की कुल ऊर्जा E को व्यक्त कर रहा है। तो जब हम इसे बिंदु B पर लेकर जाते हैं तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, E हो जाती है। जब कण बिंदु P1 के आसपास गति करेगा तो उसकी कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू K प्लस U का मान नियत रहेगा, क्योंकि निकाय जो है ये संरक्षी है। हमने कहा यदि बिंदु P1 के आसपास पार्टिकल जो है वो मोशन करता है तो उसकी टोटल एनर्जी E जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्विवेलेंट होती है, जो हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। यदि किसी विस्थापन x पर कण की स्थितिज ऊर्जा u है तो उसकी गतिज ऊर्जा k का मान E माइनस यू होगा। जब कण स्थिति a पर होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, तथा कण की कुल ऊर्जा E उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। इस स्थिति में कण पर प्रत्यानयन बल F इक्वल्स टू
माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कार्य करेगा, जो कि कण को बिंदु P1 की ओर लाता है। तो देखिए हमने कहा, जब हमने इसको यहाँ P1 से विस्थापित करके और बिंदु B पर लेकर और गए और हमने इसको क्या किया, छोड़ दिया तो ये किस प्रकार गति करेगा, ये वापस P1 की ओर आएगा, P1 को क्रॉस करके A तक, A से वापस B पर, B से वापस A पर, इस प्रकार से ये कंटिन्यू क्या करता है, गति करता है। तो हमने कहा जब इसे हमने B से रिलीज किया है, तो ये इस प्रकार से गति करेगा। तो जब ये यहाँ पहुँचता है तो कुछ क्षण के लिए रुकता है, एक पर्टिकुलर मतलब एक क्षण के लिए रुकता है और रुक कर और वापस क्या करता है, अपने पथ पर गति जो है वो कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है, गति करता है। तो बिंदु ए और बी पर कण जो है वो कुछ टाइम के लिए ये क्या करता है, रुकता है। इसलिए इन बिंदु के ऊपर वेलोसिटी जो है पार्टिकल की 0 हो जाती है। तो इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² का मान 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो हमने कहा बिंदु ए और बी पर काइनेटिक एनर्जी न्यूनतम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब हम बात करें बिंदु P1 की, तो जब ये यहाँ से निकलता है P1 पर, तो इसकी वेलोसिटी v जो है ये कैसी होती है, ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमने पहले ही कहा था यहाँ पर कितनी है, न्यूनतम है। तो बिंदु ए और बी पर कण की कुल ऊर्जा जो है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो हमने कहा जब कण स्थिति ए पर होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी तथा कण की कुल ऊर्जा ई उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वलेंट होगी। इस स्थिति में कण पर प्रत्यानयन बल F इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कार्य करेगा, जो वापिस कण को बिंदु P1 की ओर लेकर आता है। जब कण बिंदु P1 की ओर गतिमान होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगती है और कण की स्थितिज ऊर्जा में कमी के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्योंकि कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है, बिंदु P1 पर कण की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम u0 होती है तथा उसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो हमने बताया था बिंदु P1 पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैक्सिमम होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसके कारण कण बिंदु P1 को पार करके बिंदु B की ओर गतिमान होता है तथा बिंदु B पर इसकी गतिज ऊर्जा पुनः शून्य हो जाती है। ठीक है, तो बिंदु B पर ये जाता है और इसकी वेलोसिटी जो है ये शून्य हो जाती है। मतलब बिंदु B पर कण जो है वो कुछ क्षण के लिए रुकता है, इसलिए वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। तो बिंदु B पर इसकी गतिज ऊर्जा पुनः शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसलिए कण फिर प्रत्यानयन बल के कारण बिंदु P1 की ओर गतिमान होता है। बिंदु ए तथा बी निर्दिष्ट कण के लिए वर्तन बिंदु टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं। तो बिंदु ए और बी को निर्दिष्ट कण के लिए हम वर्तन बिंदु कहते हैं या टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। टर्निंग पॉइंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बिंदु ए और बी पर कण की गति की दिशा जो है वो बदल जाती है। पहले कण ये यूं आ रहा था, फिर बिंदु बी के बाद में वापस विपरीत दिशा में गति करता है, एक पर पहुंचा और ए से वापस विपरीत दिशा में गति करता है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। इस प्रकार कण के इन दो स्थितियों ए व बी के बीच तथा बी के बीच दोलन करता रहता है। तो इस प्रकार जो पार्टिकल है हमारा वो पोजीशन ए और बी के बीच ऑक्सीलेशन करता रहता है। इन दो स्थितियों ए व बी के मध्य क्षेत्र को परिबद्ध क्षेत्र बाउंड रीजन कहते हैं। अब चूंकि कण की एनर्जी जो है किसके बराबर है, कण की एनर्जी इसके बराबर है। ठीक है, इसलिए एनर्जी इससे कभी ज़्यादा नहीं होगी तो पार्टिकल जो है कभी बी से बाहर नहीं जा पाएगा और इधर ए से बाहर नहीं जा पाएगा। तो कण जो है वो ए और बी के बीच में क्या करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा। तो इसलिए जो
पार्टिकल की कण की गति जो है वो परिबद्ध गति या बाउंड मोशन कहलाता है। इन दो स्थितियों ए व बी के मध्य क्षेत्र को परिबद्ध क्षेत्र या विभव कूप पोटेंशियल वेल कहते हैं तथा इस क्षेत्र में कण की अवस्था को बद्ध अवस्था कहा जाता है। अतः परिबद्ध क्षेत्र स्थायी संतुलन के बिंदु के पास होता है। विभव कूप के शीर्ष तथा तल की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर को उस विभव कूप की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हम किसे कहेंगे? अब जो विभव कूप है पोटेंशियल वेल वो कौन सा है? वो ये वाला ए से बी के बीच का। ठीक है, तो आपने कहा ये एनर्जी जो है ये U0 है, ये एनर्जी E है। ठीक है, तो E में से माइनस U0 कर दे तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये इसके बराबर। ठीक है, इस लाइन से नीचे नीचे तक, मतलब ये वाले, इसको हम क्या नाम देंगे? बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब यदि कण की कुल ऊर्जा चित्र में क्षैतिज रेखा LH द्वारा प्रदर्शित है तो यह कण दो क्षेत्रों में गति कर सकता है। तो हमने कहा अब यदि कण की कुल ऊर्जा कितनी है? कण की कुल ऊर्जा LH है, ये वाली। तो इसका मतलब अब पार्टिकल की एनर्जी इतनी है कि ये B को क्रॉस करके C तक जा सकता है और इधर A को क्रॉस करके Q तक जा सकता है। तो ये Q से C के बीच में क्या कर सकता है? दोलन कर सकता है। साथ ही D से G के बीच भी क्या कर सकता है? दोलन कर सकता है। परंतु दोनों क्षेत्रों में कण जो है वो एक साथ दोलन नहीं कर सकता है। तो हमने कहा अब यदि कण की कुल ऊर्जा चित्र में क्षैतिज रेखा LH द्वारा प्रदर्शित होती है तो यह कण दो क्षेत्रों में गति कर सकता है, या तो बिंदु Q तथा C के बीच का क्षेत्र, ठीक, या बिंदु D व G के मध्य क्षेत्र में। लेकिन कण की एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि इनके बीच में एक श्रृंग होता है जो इनके बीच में एक प्रकार से स्थितिज ऊर्जा रोधक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का कार्य करता है। अतः कण दोनों परिबद्ध क्षेत्र QC तथा DG में से किसी एक क्षेत्र में दोलन कर सकता है। तो चित्र से समझ लेते हैं हम। तो हमने कहा अब हमारी एनर्जी कितनी है? ये LH के बराबर इतनी एनर्जी है। तो पार्टिकल जो है वो Q से C तक क्या कर सकेगा? ऑक्सीलेशन कर सकता है। परंतु इसकी एनर्जी E है, यहाँ तक है, तो ये C को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इस क्षेत्र को, ये जो हम ये सुरंग की बात कर रहे हैं, एक क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये जो सुरंग है ये क्या कहलाता है? ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, स्थितिज ऊर्जा रोधक कहलाता है। तो इसको क्रॉस करके इस क्षेत्र में कण नहीं जा सकता। अगर इस क्षेत्र में है तो इस क्षेत्र में दोलन कर सकता है, गति कर सकता है, परंतु अगर इस क्षेत्र में है तो इस क्षेत्र में नहीं आ सकता, और अगर इस क्षेत्र में है तो ये इस क्षेत्र में गति नहीं कर पाएगा। किसी विभव कूप में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा U0 की स्थिति x इक्वल्स टू x0 के निकट किसी बिंदु पर ऊर्जा फलन Ux को टेलर श्रेणी के रूप में विस्तारित किया जा सकता है। तो हमने कहा किसी विभव कूप में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा U0 की स्थिति x0। तो हमने कहा हमारे पास न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा यहाँ है, इसकी स्थिति हमने मान ली कितनी है? x0 है। ठीक है, अब इसके निकट स्थित किसी बिंदु x पर, स्थिति x पर, ये जो स्थिति x है इस पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? Ux को टेलर श्रेणी के रूप में विस्तारित कर सकते हैं। तो टेलर श्रेणी के रूप में विस्तारित इस प्रकार से, इसके अनुसार स्थिति x पर स्थितिज ऊर्जा Ux इक्वल्स टू Ux0। Ux0 का मतलब x0 स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट द पोजीशन x0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? वो Ux0 के बराबर है। U का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू x0 पर गुणा x माइनस x0 प्लस डेल स्क्वेयर U अपॉन डेल x0 स्क्वेयर। तो U का x0 के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में
हमें अवकलन करना है, ये x0 नहीं लेना, यहाँ पर x 2 बार अवकलन किया और x इक्वल्स टू x0 ले लिया गुणा x माइनस x0 स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एंड सो ऑन। स्थायी संतुलन के लिए x इक्वल्स टू x0 पर, स्थायी संतुलन के लिए x इक्वल्स टू x0 पर डेल u अपॉन डेल एक्स x इक्वल्स टू x0 इक्वल्स टू 0 और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x0 स्क्वायर x इक्वल्स टू x0 पर धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि यहाँ बिंदु x0 पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम है। स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम है तो जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, तो हम कहते हैं अगर कोई फलन किसी पॉइंट के ऊपर न्यूनतम है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, और मिनिमम है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए। और मैक्सिमम होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसा होगा? नेगेटिव होगा। परंतु यहाँ हमारे पास क्या है? न्यूनतम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो कितना होना चाहिए? वो न्यूनतम होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ 0 कर दिया, सेकेंड डेरिवेटिव हमने एक पॉजिटिव टर्म ले ली के बराबर, और वो वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ रख ली। उपरोक्त मान प्रयुक्त करने पर ux इक्वल्स टू u0 पोजीशन x इक्वल्स टू x0 पर पोटेंशियल एनर्जी का मान, तो x इक्वल्स टू x0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी u0 के बराबर है, तो हमने ये वैल्यू रख ली, ये यहाँ पर u0 प्लस हाफ के माइनस के एक्स माइनस x0 स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि यदि x जो है ये x0 के निकट ही लिया गया है, यदि संतुलन स्थिति से विस्थापन अत्यल्प हो तो x माइनस x0 का मान बहुत कम होगा, इसलिए 2 से अधिक उच्च घात के पद उपेक्षणीय किए जा सकते हैं। तो जो पावर 2 है, 2 को हमने रख लिया, और 2 से जो ऊपर की पावर हैं जैसे 4, 3, 4, 6 एंड सो ऑन, उनको हमने नेग्लेक्ट करके और उन्हें हमने छोड़ दिया। तो यू एक्स इक्वल्स टू u0 प्लस हाफ के एक्स माइनस, ये आएगा के, ये इसको इस प्रकार से लिखना है, ये थोड़ा सा इसको गलत मानते, 1/2 के एक्स माइनस x0 स्क्वायर, इस प्रकार से। और आगे की हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यदि संतुलन स्थिति हम मूल बिंदु पर ले लें, मूल बिंदु पर लें तो x0 इक्वल्स टू 0, तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का मापन ux इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, अर्थात स्थितिज ऊर्जा वक्र अल्प विस्थापन के लिए परवलयिक होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो अल्प विस्थापन के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र पैराबोलिक होता है, जो कि हमें चित्र में भी दिख रहा है। चित्र देख लेते हैं, ये देखिए, ये जो ये है ये क्या है? पैराबोला है। अब हमने कहा ऐसे क्षेत्र में कण पर कार्यरत बल F इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लिया, किया तो ये हो गया माइनस के एक्स के बराबर, जिससे त्वरण एक्सलेरेशन ए इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या रख लिया? एम ए, और ए की वैल्यू निकाली तो ए की वैल्यू तो एम जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस के अपॉन एम एक्स, जहाँ के अपॉन एम एक नियतांक है, इसे ओमेगा स्क्वायर से निरूपित करने पर, तो इसे हमने ओमेगा स्क्वायर से निरूपित कर दिया, इसको हम बोलते हैं कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और सोल्व कर लिया तो इक्वेशन हमारे पास आ गई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। यह सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो इसे हमको हल करना है, तो हल करने के लिए इस समीकरण में हमने दोनों तरफ 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2dx और सॉल्व किया तो इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c। तो इसको चेक करने के लिए कि भाई इससे वापस वही इक्वेशन आती है क्या, तो इसके लिए हमने क्या किया? इसका अवकलन कर लिया। इसका अवकलन करें तो 2
डी एक्स अपॉन डी टी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका किया बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका किया 2x और x का किया डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन वापस हमारे पास यही प्राप्त हो गई। और सी का करेंगे, कांस्टेंट है तो 0 के बराबर हो जाएगा। यदि कण की गति का वर्तन बिंदु अर्थात साम्यावस्था से अधिकतम दूरी a है तो इस स्थिति में उसका वेग डी एक्स अपॉन डी टी शून्य होगा। तो हमने कहा था पॉइंट्स ए और बी के ऊपर वेलोसिटी वेग जो है वो कितना होता है, v इक्वल्स टू 0। तो डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी होगी, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी, 0 रखा और x को हमने रख दिया ए स्क्वायर। तो इसका मतलब 0 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी। तो सी की वैल्यू निकाल ली ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमने रखी। तो डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सी की वैल्यू रख ली और हल कर लिया। तो वेलोसिटी हमने निकाल ली कि वी डी एक्स अपॉन डी टी वी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी स्थिति x पर कण का वेग कितना होगा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने पक्षांतरण किया, इस टर्म को इधर ले आए और dt को हम दूसरी साइड ले गए। तो हो गया डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन किया तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर होगा और यहाँ डी टी का कर दिया तो ये हो गया टी प्लस सी डैश, कोई समाकलन नहीं था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। परंतु t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0, अतः सी डैश इक्वल्स टू 0। तो सी डैश इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए ओमेगा टी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ रखा तो साइन 0 साइन इनवर्स 0 0 के बराबर, t इक्वल्स टू 0 हमने रखा तो ये टर्म भी 0, तो सी डैश कितना आ गया, 0 आ गया। ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली, सी डैश इक्वल्स टू 0। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल्स टू ओमेगा टी, इसको थोड़ा ढंग से लिख लिया तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। यह सरल आवर्त गति को निरूपित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा विभव कूद था उसमें कण की गति जो है वो सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है।